दोस्तों, आप सभी ने बाहुबली मूवी तो देखी होंगी। इसमें ये जो प्रभास है और ये जो हीरोइन है अनुष्का जी, इन्होंने ना उसमें ये देखो एरोज चलाए थे। ये सीन आप सभी ने देखा होगा, फेवरेट सीन था ये सबका, ये एरोज वाला। और एक सीन था जिसमें भी ये एरोज का यूज़ हुआ था। तो आपको कभी ये सवाल आया था क्या आपके जहन में कि ये जो एरोज है ना, ये कब बने होंगी? ये जो तीर है ना, ये सारी चीज़ें ये कब बनी होंगी? सबसे पहले हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें कब बनी होंगी, कैसे बनी होंगी, ये किस मेटल से बनी होंगी? समझ गए? शुरुआत कहाँ से हुई ये चीज़ें बनने की? सबसे पहले तो कुछ ऐसा होगा नहीं ना, पहले तो सारे आदि मानव टाइप के लोग होते थे यहाँ पे। तो ये चीज़ें बननी कब स्टार्ट हुई होंगी? तो आज का जो हमारा लेक्चर ना, लेटर वैदिक एज, इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि एरो वगैरह ये सारी चीज़ें कब बननी स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा हिस्ट्री का 4 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर देख लिए थे पिछले महीने में, और बीच में हमने वीडियोज़ को रोक दिया था। मतलब हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है इसको रोक दिया था क्योंकि हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी। तो आज से हम वापस हिस्ट्री की जो वीडियोज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले था एशियन हिस्ट्री, दूसरा था मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा था मॉडर्न हिस्ट्री और चौथा था वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें से हमने स्टार्ट कर दिया था एशियन हिस्ट्री। और हम हिस्ट्री में पढ़ना क्या था, हमें हिस्ट्री में पढ़ना था, उसमें हमें 20 लाख BC मतलब 2 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो यहाँ पे 2 मिलियन था। 2 मिलियन मतलब 20 लाख BC से लेके अभी जो चल रहा है हम आज की डेट में 2020, इसमें जो सारी की जो हिस्ट्री उसको हमें देखना था। मतलब 20 लाख से लेके यहाँ 0 तक आना था, उसके बाद आगे ED तक यहाँ तक आना था। ये सारी हिस्ट्री हमें एशियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर जो थे हमारी, उसमें हमने इतनी चीज़ें देखी थी। कौन सी चीज़ें देखी थी हमने उसमें प्रीवियस लेक्चर में? एक तो पहला जो चैप्टर था प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन और तीसरा चैप्टर था द वैदिक एज। इसमें हमने वैदिक एज में आधा कर लिया था। वैदिक एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो आधा तो कर लिया था। तो आज के लेक्चर में ये जो आधा बाकी उससे हम रिज्यूम करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 4 नंबर का लेक्चर है। तो अगर आपने इससे पहले जो 3 लेक्चर हमने कंडक्ट किए थे एशियन हिस्ट्री के, पैलियोलिथिक और स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज जो था उसका पहला पार्ट, वो अगर आपने देखे नहीं होंगे तो आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपका फ्लो बना रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो वैदिक एज को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और उसमें हमने यहाँ तक कवर किया था अर्ली वैदिक एज कि आर्यंस कैसे आए थे, अर्ली वैदिक एज क्या था, उनकी इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ क्या थी, ये हमने देख लिया था। तो आगे चलने से पहले हम एक बार ना थोड़ा अब तक जो 3 लेक्चर हमने देखे थे उसको एक बार 1-2 मिनट में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला हमारा लेक्चर था वो था प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज, ये आपको पता होगा। तो ये था प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज था। अब इसमें क्या था, देखो हमने क्या देखा था स्टोन एज में, हमने ये देखा था कि हिस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तो वो कब से हुई थी? वो हुई थी 2 मिलियन मतलब कितना, 20 लाख, 20 लाख ईयर। ये जो 20 लाख ईयर है ना, कौन से BC, 20 लाख ईयर BC से लेके कब तक, 200 BC तक, यहाँ तक हिस्ट्री की क्या हुई थी, ये हिस्ट्री थी। इसको बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक एज और उसको बोलते हैं स्टोन एज। उसके बाद वाला जो है वो जब 0 से आगे चालू होता है उसको AD बोलते हैं, और 0 से पहले वाला है उसको BC बोलते हैं। अब 2 लाख मिलियन ईयर, 20 लाख जो ईयर है BC, वहाँ से लेके 200 BC तक, ये है प्री हिस्टोरिक एज। अब इसको हमने लास्ट लेक्चर में जब देखा था स्टोन एज में, इसको ना 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो है ना ये 5 पार्ट में। तो पहले वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है। ये कहाँ से लेके, ये 20 लाख ईयर से लेके 10,000 तक है। 20 लाख ईयर से लेके BC से लेके 10,000 BC तक है। उसके बाद वाला जो है वो कहाँ से 10,000 से लेके 8,000 तक है। उसके बाद वाला 4,000 तक है, और उसके बाद वाला कहाँ तक है, 4,000 से लेके ये 1,500 तक है, और ये फिर 1,500 से लेके 200 तक है। अब पहले वाला जो है उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो 20 लाख से लेके 10,000 तक है। ये हमने देखा था। इसमें वापस अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक, ऐसे 3 पार्ट थे। इसमें जो हैंड एक्स से वो पत्थर से वो पूरे जानवर को काटते थे, वैसे खाते थे वो लोग, वो हमने इसमें देखा था। उसके बाद वाला जो था इसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। इसमें जो डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल, वो कुत्ता बिल्ली वो उसको पालने लगे थे, गोट वोट को लोग, ये हमने इसमें देखा था। उसके बाद है ये था नियोलिथिक पीरियड। ये जो नियोलिथिक पीरियड है कहाँ है, उसमें व्हील का इन्वेंशन हुआ था। ये जो आग का इन्वेंशन हुआ था। यहाँ पे व्हीट, बार्ली, राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बननी शुरुआत हो गई थी। ये जो मेहरगढ़ है
वहाँ पे भी कल्टीवेशन चालू हो गया था। इसी ईरा में फर्स्ट टाइम राइस मिला था, फर्स्ट टाइम वीट मिला था। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। ये 8,000 से लेके 4,000 तक। उसके बाद 4,000 से लेके 1,500 तक। अब ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में ना इसको बोलते हैं कैलकोलिथिक पीरियड। इसको बोलते हैं मेटल एज भी बोलते हैं, या ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, या कॉपर एज। तो ये जो कैलकोलिथिक पीरियड है ना, इसको एक तो बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, या मेटल एज, या कॉपर एज। क्योंकि ना ये जो एज है ना, इसमें मेटल का इन्वेंशन हुआ था, और मेटल की सहायता से फिर इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनानी शुरुआत कर दी थी इंसानों ने। इन्होंने हथियार बनाना चालू कर दिया था, ये जो बड़े बड़े टूल्स है वो बनाना चालू कर दिया था, औजार बनाना चालू कर दिया था, और मेटल की मूर्ति वूर्ति ये भी बेच के पैसा कमाते थे। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें इसमें चालू हुई थी कैलकोलिथिक पीरियड में। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये ना इसी एज का है। कौन से? कैलकोलिथिक पीरियड का। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एज है वो कितना है, 2700 BC से लेके, कहा था कि 2700 BC से लेके ये लगभग 1500 BC तक है। मतलब 1700 है पर 1500 लगभग, ऐसा पकड़ के चलो। तो ये 2700 से 1500, मतलब ये जो एज है ना, ये कहाँ किस एज में आता है? ये इसमें आता है कैलकोलिथिक पीरियड में। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जो ये कैलकोलिथिक पीरियड है, उस टाइम पे कैलकोलिथिक जो पीरियड है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें था क्या, तो वो सही बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको पूछेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेटल का इन्वेंशन हुआ था क्या, वो बात भी सही है। और उसके बाद लास्ट वाला ये था, ये कौन सा था, ये कितना था, ये 1,500 से लेके ये कहाँ तक, 600 तक था, 200 BC तक था ये, 600 तक एक्चुअली। इसमें ना 600 तक है ना आयरन्स थे बाद में, और बाद में कुछ और चीज़ थी। तो 1,500 से लेके ये 200 तक BC तक, ये इसको बोलते हैं, लास्ट वाला था ये इसको कौन सा, इसको बोलते हैं आयरन एज। तो ऐसे हमने 5 पार्ट देख ली थी। सबसे पहले देखो 20 लाख BC से लेके कितना 10,000 तक, ये पैलेलिथिक पीरियड। दूसरा है मेसोलिथिक, वो कहाँ से लेके, वो 10,000 से लेके 8,000। तीसरा है न्यूलिथिक, वो 8,000 से लेके 4,000। चौथा है कैलकोलिथिक, 4,000 से लेके 1,500। और उसके बाद लास्ट वाला आयरन एज जो है वो है 1,500 से लेके 200 BC तक। तो इस तरह से हमने हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको बाद एक बार एकदम फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करते हैं। देखो इसको, ये जो कैलकोलिथिक पीरियड था इसको मेटल एज बोलते हैं, कॉपर एज बोलते हैं, ब्रोंज एज बोलते हैं। इसमें 2700 के 1900 तक जो पीरियड था उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं, उस टाइम लिटरेचर फाउंड था, मतलब लोगों को लिखा पढ़ी आती थी, लोग थोड़े सिविलाइज थे। ये फर्स्ट साइट कहाँ पे मिली थी, हड़प्पा में, जो कि अभी पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान की। उसके बाद ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 3,300 BC में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मैच्योर फेज बोला जाता है 2700 से लेकर 1900 तक, और 1900 से लेकर 1400 तक इसको डिक्लाइन बोला जाता है, मतलब उस टाइम में वो डिसअपेयर हो गए थे धीरे धीरे करके। तो यहाँ तक हमने देखा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था कौन सा, द वैदिक एज, इसका जो पहला पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसमें हमने देखा था, देखो उसमें हमने देखा था कि ये जो वैदिक एज है वो किस में आया था, वैदिक एज आयन एज में आया था। वैदिक जो पीरियड था ना, जैसे हमने उसको पहला जो लेक्चर था उसमें हमने प्री हिस्टोरिक एज को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जो था पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैलकोलिथिक एंड आयन एज, ये 5 पार्ट। तो लास्ट वाला जो था ना आयन एज, इस आयन एज में 1,500 BC में हमने कहा से 20 लाख BC से लेके हम कहाँ तक आए थे, हम आए थे 1,500 BC तक। तो 1,500 BC से लेके 200 BC, ये 200 BC तक ये जो था ना लास्ट वाला कौन सा आयन एज, इसमें आए थे ये आर्यंस, समझ गए। तो कैसे आए थे, क्या आए थे, उसको हमें एक बार लास्ट प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था। मैं आपको एक और देता हूँ। देखो आर्यंस कहाँ से थे, आर्यंस को ना इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आती थी, समझ रहे। वो ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ वेस्ट जो साइड है इंडिया की, नॉर्थ वेस्ट साइड, देखो यहाँ पे कहाँ गया वो, नॉर्थन साइड से आए थे इंडियन सब कंटिनेंट के। और वो जब आए थे और वो 7 रिवर थे इंडिया में, उसके साइड सेटल हो गए थे, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलज, इंडस एंड सरस्वती। देखो इंडस प्लस 5 उसकी ट्रिब्यूटरी प्लस ये जो सरस्वती है, ऐसे जो है उसको बोला जाता है सप्त सिंधु। 7 रिवर पे वो जाके उन्होंने बस गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना जो है जो भी जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में क्या हुआ था, देखो ये जो पीरियड था ना, 1 मिनट का गया, हाँ देखो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, ये जो आए थे आयरन एज में आए थे, जो कि 1,500 BC से लेकर 200 BC तक था।
और उसमें जो दो तबके में आए थे, सबसे पहले जो तबका आया था उसको बोलता है अर्ली वैदिक पीरियड, वो आए थे 1500 से लेकर 1000 में। दूसरा जो पीरियड है वो 1000 से लेकर 600 तक। तो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने 1500 से लेकर 1000 तक BC में, मतलब शुरू में जो पहला तबका आया था आर्यंस का, वो कैसे आए थे, यहाँ पे कैसे सेटल हुए थे, उनका जो जीवन यापन कैसे करते थे, इकोनॉमिकल उनकी लाइफ, सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आप प्रीवियस लेक्चर उसके रिलेटेड देखो। और आज का जो पीरियड है हमारा लेक्चर, उसको हमें देखना है उसमें कि लेटर वैदिक एज, उसमें हमें 1000 से लेकर 600 तक, ये जो दूसरा तबका आया था ना आर्यंस का, वो क्या था, कब आया था, कहाँ सेटल हुआ था, वो सारी चीज़ें हमें देखनी। समझ गए आप? तो अभी आपको पूरा फ्लो, इतना जो हमारा गैप रहा, बीच में गैप रहा था, आपका पूरा फ्लो एस्टेब्लिश हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर से हम जो चौथा लेक्चर है लेटर वैदिक एज स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो हमें ना क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये जो आर्यंस आए थे ये कब आए थे, यहाँ लिखा है देखो, ये आए थे यहाँ पे 1500 से लेके कहाँ तक, 600 BC तक। पर जब वो आए थे ना, वो डायरेक्ट इकट्ठा नहीं आए थे, वो दो तबके में आए थे। तो ये जो आयन एज है ना, तो आयन एज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है वो है अर्ली आयन एज, और दूसरा जो है वो लेटर आयन एज। तो अर्ली आयन एज में जो लोग आए थे वो आए थे 1500 से लेके BC से लेके 1000 BC तक। ये 500-600 सालों में एक तबका आया था यहाँ पे, जो यहाँ पे आके इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और दूसरा जो आया था वो आया था 1000 BC से लेके 600 BC तक। समझ रहे हो ना आप? तो इस तरह से हमें देखना है। हमने जो पूरा अभी इससे पहले हमने जो रिवीजन लिया अभी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 लाख BC से लेके अब तक का कैसे कैसे हमें आए थे। तो 20 से लेके अब तक जो हमने सारे पीरियड्स में इसको डिवाइड किया था टाइमलाइन को। या आते आते हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी तक हमने, और लास्ट लेक्चर में हम 1500 BC तक आए थे। तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम कहाँ पे हैं? आज हमें देखना है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम 600 BC से देखेंगे। ऐसा करते करते हमें 0 तक आना है। उसके बाद हमें आगे देखना है और हम मॉडर्न इंडिया, मतलब गांधी वांधी, फिर अभी यहाँ तक 2000 BC तक आएंगे। समझ गए आप? तो चलो फिर आज के इसमें अभी आपको इतना तो पता चल गया कि हमें 1000 BC से लेकर 600 BC तक देखना है। अब देखो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, ये जो पीरियड था ना 1000 BC से लेकर 600 BC, इसमें ना आर्यन आए थे और उसने ना कहाँ पे रुके थे, वो पहले शुरू में कहाँ थे, वो इंडस, जब अर्ली वैदिक पीरियड में जब आए थे वो इंडस, उसके पास ट्रिब्यूटरी एंड सरस्वती, ऐसे 7 रिवर्स के पास साइड में थे वो। और वो उसको क्या बोलते थे, ये सरस्वती, ये 7 रिवर को इसको बोलते थे सप्त सिंधु, ये सप्त सिंधु रिवर इसको बोलते थे। बट अब हुआ क्या है, अब गेम थोड़ा चेंज हुआ था। अब आर्यन जो है अब वो सप्त सिंधु के रिवर के साइड में नहीं थी, लेटर वाली यमुना, गंगा आने क्या है सदर नीरा, ये जो रिवर्स है या फिर जो फर्टाइल प्लेन्स थे, फर्टाइल लैंड थी रिवर के साइड वाली, वहाँ पे जाके वो रह रहे थे। समझ गए ना? तो लेटर वैदिक एज में जो आर्यंस आए थे वो जो सप्त सिंधु है उसके साइड में नहीं थे, वो गंगा यमुना और सदनेरा यहाँ पे थे। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। जो लेटर वैदिक वाले जो आर्यंस थे, देखो यहाँ पे लिखा है पीपल डिड नॉट नो अबाउट द यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स। जो बर्न ब्रिक्स होती है, जो ईंटें होती हैं जली हुई, इसको यूज़ करना उनको पता नहीं था लोगों को उस टाइम पे। ये जो आयन एज था ना, ये कितना था, ये था 1500 से लेके 200 BC तक था आयन एज। इसमें हमने क्या कर दिया, वैदिक एज को देखा। अब वैदिक एज का कितना था, 1500 से लेके 600 तक। उसमें 1500 से लेके 1000 तक वो था अर्ली वैदिक एज, और बाद में जहाँ था 1000 से लेके 600 तक लेटर वैदिक एज। अब इसमें लोग आए थे शुरू में, यहाँ पे सेटल हो गए। बाद में दूसरे लोग आए थे, कौन से आर्यंस, 1000 से लेके 600 तक दूसरा तबका आया था, वो भी सेटल हो गए। पर क्या हो गया था, 600 BC आते आते, मतलब वैदिक एज खत्म होते होते, ये जो लोग डोब में रहते थे ना, कहाँ पे डोब मतलब कौन सा, गंगा यमुना हमने जो देखा उनके साइड में रहते थे, उसके साइड में। तो वहाँ से वो शिफ्ट होकर कहाँ गए, ईस्टर्न यूपी और नदन बिहार। तो यूपी और बिहार में अभी फिलहाल जो लोग रहते हैं ना, जो बाद में भी थे अशोका वगैरह, ये सब वही थे आर्यंस जो बाहर से आए थे। समझ गए आप? तो ये मुझे आपको बताना था। वैदिक पीपल सक्सीड इन द सेकेंड फेज ऑफ एक्सपांशन बिकॉज ऑफ आयरन वेपन एंड हॉर्स ड्रॉन चारोट्स। अब ये जो हॉर्स ड्राउन चारोट्स होते थे ना, इससे ये लोगों ने एक्सपांशन किया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स था, कौन सा था, हम जो देख रहे थे प्रीवियस पीरियड था, वो था कैलकुलेटिक पीरियड। उस टाइम में क्या था, उस टाइम में मेटल का इन्वेंशन तो हुआ था, बट ब्रोंज वगैरह था, समझ रहे, सिल्वर ब्रोंज का। उस टाइम तक आयरन जो था, आयरन का उस टाइम पे इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो आयरन नहीं था तो क्या नहीं था, तो फिर आयरन नहीं होगा तो वेपन नहीं होगी, लकड़ी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सेकंड ये जो आयरन एज जो था, उसमें जब ये चीज़ का इन्वेंशन हुआ तो ये लोगों का एक्सपांशन बहुत अच्छा हुआ। समझ रहे, क्योंकि इनको पास फिर इन्होंने इक्विपमेंट बनाए, हथियार बनाए, काफ़ी चीज़ें बनाई। तो ये हुआ था सेकंड
लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड में आयन का इन्वेंशन हुआ था, पर जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें इसको ज़्यादा यूज़ होने लगा था। समझ गए। अभी और लेटर वैदिक जो पीरियड है उसके बारे में हम थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उसके कंपोजिशंस क्या थे, ये पेंटेड ग्रेवेयर, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये क्या होता है, और आयन फ्रेज कल्चर ये क्या होता है। तो एक बार एकदम शॉर्टकट में देख लेते हैं। देखो, लेटर वैदिक कंपोजिशंस, दिस पीरियड इज बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट कंपाइल आफ्टर द वेदा। वेदा के बाद जो वैदिक टेक्स्ट कंपाइल किए थे उस पे बेस है कौन सा, लेटर वैदिक पेज। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ द वैदिक हिम्स एंड और मंत्रस, इट इज कॉल्ड एज सामहिता। तो ये जो था ना इस पीरियड में जो कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्रास, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह ये जो मंत्र है ना, ये सारे वही से आए हैं। तो ये जो वैदिक हिम्स और मंत्रा थे इसको बोलते हैं सामहिता। सिंस द हिम्स वेर संग द वेदा वाज सेट ट्यून एंड वाज नेम ऑफ दी साम वेदा सामहिता। तो ये जो हिम्स थे ना इसको बोला जाता था, जैसे गायत्री मंत्र है अभी इसको क्या ओम भूर्भुवः स्वः, इसको बोला जा रहा है। तो वेदा ने क्या कर दिया, वेदा ने एक ट्यून सेट कर दी और उस ट्यून को बोला गया क्या, साम वेदा सामहिता। समझ गए आप। तो देर वेर क्या है, 2 more कनेक्शंस वेर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, 2 और कंपोजिशन ना कंपोज किए गए, कलेक्शन कंपोज करके दिए इस पीरियड में। एक का था यजुर्वेदा सामहिता, दूसरे का नाम था अथर्ववेदा सामहिता। अब इस चीज़ को ना हमें नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में देखना है, सामहिता क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, समझ रहे, हिम्स क्या होता है। जैसे हमने ये जो देखा था ऋग्वेदा, शॉर्टकट में देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ऋग्वेदा साम, ये जो सारे टाइप के वेदा से इसको हमने देख लिया था, बट इसको अथर्ववेदा ऋग्वेदा इसको हमें डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो उस टाइम पे मैं वापस आपको रिवाइज करा दूंगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, लेटर वैदिक एज की। और क्या था आगे, आगे देखो ये था पेंटेड ग्रेवेयर। अब पेंटेड ग्रेवेयर क्या था, इस पे आता है क्वेश्चन, समझ गए। अब क्या होता है, देखो इधर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका बोलना है कि जो एक्सकेशन किया गया था कहाँ पे, अपर गंगटिक बेसिन में, उसमें पाया गया था कि वहाँ पे डिशेस और जो मटका होता है, जो बर्तन का मटके का बर्तन होता है वो, ये मिला था किसका, पेंटेड ग्रे पोट्री का। ये पेंटेड ग्रे पोट्री का मिला था कहाँ पे, ईस्टर्न, यहाँ पे देखो ये जो साइट है ना यहाँ पे मिला था, ये एक्सकेशन किया गया था। तो दिस वेयर्स आर पार्ट ऑफ सेम एरिया एंड सेम पीरियड। मतलब जब उनका जो रॉक थी जो थी वहाँ की, वो मटके वटके की, उसका जब केमिकल कंपोजिशन निकाला गया ना, तब पता चला कि ये जो है ना ये 1000 से लेके 600 BC का है, मतलब पोस्ट वैदिक का है ये। उसके बाद क्या है, इसलिए इस साइट को क्या बोला जाता है, पेंटेड ग्रेवेयर साइट। समझ गए। और ये साइट कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। वेस्टर्न यूपी देखो, ये वेस्टर्न यूपी और पंजाब का थोड़ा एरिया, राजस्थान का थोड़ा और हरियाणा का थोड़ा, यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं। अब आपको मैं यहाँ पे मैं तस्वीर में दिखाता हूँ ये चीज़ें, देखो यहाँ पे ये है क्या, ये मटका, ये उस टाइम पे मिला था, पेंटेड था ये उस टाइम पे इस एरिया में मिला था, इसलिए ये जो पूरा एरिया है ना इसको बोला जाता है पेंटेड ग्रेवेयर। समझ गए आप। तो क्वेश्चन अगर आता है तो पेंटेड ग्रेवेयर ये किससे रिलेटेड है, तो ये लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। उसके बाद और आयन फेज कल्चर, आयन फेज कल्चर मीन्स क्या, अब देखो हमने जो देखा था इस टाइम तक आयन था क्या, नहीं था। इसके वजह से क्या था, लिमिटेशंस काफ़ी थी लोगों के बीच में, काम करने के बीच में, क्योंकि लिमिटेशन इसलिए थी आयन नहीं था तो वेपन नहीं था, वेपन नहीं था तो मतलब काफ़ी इक्विपमेंट्स नहीं थे जो आयन से बनती है। बाद में क्या हुआ, फिर आयन का इन्वेंशन हुआ, कब हुआ था, देखो ये लेटर वैदिक पीरियड में आयन का यूज़ ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ये आयन एज है जो है ना, आयन एज है ना, 1500 से लेकर 200 तक, 1500 से लेकर 200 तक आयन एज है। इसमें हमने देखा ये वैदिक एज देख रहे हैं, तो पहला वैदिक एज है उसमें भी आयन था पर उसका इतना यूज़ नहीं था, पर बाद में 1000 से जब आए तब देखो क्या है प्रोमिनेंस, मतलब ये ना इसने चरम सीमा पार कर ली आयन के यूज़ ने। तो आयन गेन प्रोमिनेंस फ्रॉम दी अराउंड 1000 BC एंड वाज फाउंड इनसाइड बरीड इन द पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। वहाँ पे मिला है अभी ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान जो है वहाँ पे नीचे दबा हुआ था, ये वहाँ पे मिला है। आयन एज कम इनटू सब कंटिनेंट, तो सब कंटिनेंट जो था वहाँ पे आयन एज आया, कब आया था, 1000 BC में आया था। विद द आयन वेपन्स दे वेर एबल टू डिफीट एनिमीज इन डोब्स एंड क्लियर ऑल्सो फॉरेस्ट फॉर एक्सपेंशन। ये लोग जो थे आर्यंस, इन्होंने ना आयन की वजह से इन्होंने वेपन्स बनाए, तो ये दुश्मनों को भी आराम से हरा सकते थे और ये फॉरेस्ट का भी एक्सपांशन कर, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करके भी एक्सपांशन कर सकते थे। आयन वाज यूज टू मेक अ वेपन सच एज एरो हेड एंड स्पेयर हेड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 800 BC। मतलब ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है आयन हेड और स्पेयर हेड इसका यूज़ होने लगा था, कब से, 800 BC में। आयन स्प्रेड टू ईस्टर्न यूपी एंड विदेहा जो अभी नॉर्थ बिहार में बाय 600 BC। मतलब आयन जो है, आयन का क्या हुआ, जो इसका स्प्रेड हुआ, सबसे पहले क्या हुआ 1000 में तो सब कंटिनेंट में आया, 800 में उत्तर प्रदेश में ये स्प्रेड हो गया और 600 तक आते आते ये बिहार उत्तर प्रदेश वहाँ पे भी ये स्प्रेड हो गया। और ये क्वेश्चन आता है कि लेटर वैदिक एज में जो आयन है
इसको क्या टर्म से बोला गया है, मतलब रेफर किया गया है, तो क्या है, श्यामा और कृष्ण आयास, इस चीज़ से लेटर वैदिक एज में जो आयन है उसको नवाजा गया है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि श्यामा और कृष्ण आयास ये क्या है, तो ये आयन एज जो है लेटर वैदिक एज में जो आयन का यूज़ होने लगा था उसको रेफर किया गया इस वर्ड से। समझ गए आप? आपने ये मूवी में देखा ही होगा बाहुबली में, तो ये जो चीज़ थी ना ये भी यहाँ से आई थी। मतलब आपने ये एरोज देखे होंगे, देखो ये मारता है एरोज वगैरह, तो एरोज का इन्वेंशन जब हुआ था ना वो हुआ था 1000 BC में। समझ गए? अभी जो चल रहा है वो है 2020, वापस आते हैं 1500 1200 1100 100 0, उसके बाद ये ईडी ना जीरो से पहले जो था, तो जीरो से पहले 1000 BC, मतलब लगभग अब 3000 BC पहले ये इसका इन्वेंशन हुआ था, किसका, एरोज का। और वो एरोज फिर उस टाइम पे लोगों ने, मतलब जो आर्यंस थे उन्होंने वेपन्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। समझ गए आप? देखो ये आपने देखा होगा मूवी में, तो ये वहाँ से निकला था ये चीज़। ये सारे एरोज वगैरह है ना 1000 BC से उस टाइम पे बने थे। देखो हमने यहाँ तक जो ये दो चीज़ें देख ली, वैदिक कंपोजिशंस और लेटर वैदिक कंपोजिशन और पेंटेड ग्रेवियर। अब आयन कल्चर्स देखते हैं। देखो आयन फेज जो कल्चर था, आयन जो लेटर वैदिक एज था, वहाँ पे लोग कहाँ रिसाइड हुए थे, कहाँ रुके थे, देखो यहाँ पे ये एरिया में वो इन्होंने यहाँ पे घर बना लिया था और यहीं पे वो रहने लगे थे। अब बात इस फेज में देखते हैं आयन का जब इन्वेंशन हुआ तब क्या क्या चीज़ें हुई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या हुआ था। एग्रीकल्चर जो था वो प्रिमिटिव था, मतलब एग्रीकल्चर पे ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट थी। इट वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रिविलेंस ऑफ राइस एंड व्हीट ग्रो इन द लेटर वैदिक एज। जो राइस और व्हीट ना ये बहुत ग्रो होने लगे, मतलब इसका जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा होने लगा, क्योंकि आयन भी आ गया था। तो आयन की वजह से क्या हुआ था, आर्ट एंड क्राफ्ट इनका भी इन्वेंशन हुआ था डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। और उसके बाद ऑक्यूपेशन जो थे जैसे कि स्मेल्टर, आयरन एंड कॉपर स्मिथ्स, कारपेंटर, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें ये आयन से रिलेटेड है। तो आयन के बाद ये जो ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्क्लिफ रेड, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर, ये सारी की सारी चीज़ें है ना, ये आयन का इन्वेंशन जब हुआ उसके साथ ही ये सारी चीज़ें आई थी। यहाँ देखो, और ये जो इकोनॉमी है उस टाइम की इकोनॉमी बूस्ट हो गई थी। और ये चीज़ें देखो, कारपेंटर, स्मिथ एंड स्मेल्टर, ये क्या है, वीविंग, पोट्री, कारपेंटर्स, ज्वेलरी वर्क, ये सारी चीज़ें होने लगी थी। उसके बाद मड ब्रिक्स ऑफ हाउसेज कंटिन्यू, मतलब मड ब्रिक्स के हाउसेज होते थे वहाँ पे उस टाइम पे। इन लोगों को ना लेटर वैदिक एज में इन लोगों को ये नहीं पता था कि बर्न ब्रिक्स जो ईंटें होती ना जली हुई उससे घर नहीं बनता था। जो कच्ची ईंटें होती ना बिना पकी हुई, मड ब्रिक्स जो कीचड़ वाली, उसी से घर बनता था। और वुडन प्लग, ये देखो जो वुडन प्लग होता है इसको उस टाइम पे इन्होंने बनाया था। अभी जो फार्मर यूज़ करते हैं ना बैल के साथ हमारे खेती करने के लिए, तो ये जो है ना ये आयरन एज में जो था, आयरन लोगों ने बनाया था आयन एज में। कहाँ पे, लेटर वैदिक एज में। तो यहाँ तक हमने देखो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। तो लेटर वैदिक एज जो था इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी बेसिक हमने ये सारी की सारी देख ली। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया 3, अभी ये देख लिया। अभी इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ उनकी देखती है। और ये जो लेक्चर ना, सॉरी ये जो 3 टॉपिक है कल के लेक्चर में हम देखने वाले, पर आज के लेक्चर में अभी ये बचा हुआ है इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक एज की जो लोग थी उनका। अर्ली वैदिक एज के लोगों का हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख लिया था। अब इसमें हमने इतनी चीज़ें देखनी, कौन सा एग्रीकल्चर कैसा था उस टाइम पे, इकोनॉमी कैसे थी उस टाइम पे, वर्ना सिस्टम की थी क्या, वो क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था, कैसे चलता था उस टाइम पे उनका सारा कारोबार। उस टाइम पे 4 टाइप के यज्ञ होते थे, वो क्या था, और उस टाइम पे रिचुअल्स और फिलोसफी ये क्या थी। इतनी चीज़ें हमें अभी आज के लेक्चर में देखनी। तो चलो एक एक देखते हैं। एग्रीकल्चर कैसा था, एग्रीकल्चर उस टाइम पे। द पीरियड वाज ऋग वैदिक इज नोन एज लेटर वैदिक। ऋग वैदिक एज जो था इज ऑल्सो नोन एज क्या, लेटर वैदिक एज। ये देखो यहाँ पे उस टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा था, यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर चीप मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें हुई थी वो सिर्फ एक ही चीज़ थी ज़्यादातर चीप, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वहाँ के लोगों का, मतलब अपना जीवन यापन करने का, वो था लाइव एग्रीकल्चर। खेती करके सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग खेती करके अपना सारा जीवन पालते थे। उसके बाद क्या था उस टाइम पे, वुडन प्लग शेयर वाज यूज। वुडन जो प्लग था, मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो वुडन ये जो प्लग था जिससे खेती की जाती है, ये शेयर किए जाते, लोग शेयर करते थे। समझ रहे, वुडन प्लग शेयर वाज यूज, इसको लोग यूज़ करते थे। ये क्या है, सतपथा ब्राह्मणा स्पोक इन डिटेल्स अबाउट प्लगिंग रिचुअल्स। तो प्लगिंग रिचुअल्स जो है वो इसके बारे में ना सतपथा ब्राह्मणा, ये एक ब्राह्मणा थे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा ये ब्राह्मणा क्या थे। ब्राह्मण मतलब मर्द पर्सन नहीं है, वो कुछ लिखा होता था उसको बोलते थे ब्राह्मणा, एक किताब टाइप, उसको बता दो मैं क्या होता है आपको। तो वो भी उस टाइम पे यूज़ होता था। उसके बाद क्या है, किंग्स एंड प्रिंसेस यूज टू मैनुअल लेबर, यूज टू डू मैनुअल लेबर। जैसे कि अपने बाहुबली में देखा होगा, ये प्रभास कैसे राजा होकर भी काम करता है, वैसे इस टाइम में भी किंग्स होते थे, उनकी रानियाँ होती थी, ये भी मैनुअल लेबर करती थी। मतलब उस टाइम पे इतनी अच्छी सोसाइटी थी, तो ये भी इस टाइम पे था। उसके बाद आगे एग्रीकल्चर, उसमें क्या क्या था, और देखो यहाँ पे लिखा है चिप क्रॉप्स। कौन से ऐसे क्रॉप्स थे जिनको ज़्यादा किया जाता था। देखो इट वाज प्रोहिबिटेड द चिप्स क्रॉप,
जो चिप्स क्रॉप थे उनको प्रोहिबिट किया था। बस ये क्या है, यूज़ ऑफ राइस वाज रिकमेंडेड इन रिचुअल्स बट नॉट व्हीट। रिचुअल जो होते थे उनके उस टाइम पे, वहाँ पे ना जो राइस है इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, व्हीट को नहीं दी जाती थी। समझ गए? ये क्या है, लेंथिस मतलब मसूर की जो दाल थी वो भी उस टाइम पे प्रोड्यूस की जाती थी। कब? लेटर वैदिक एज में। ये देखो यहाँ पे ये ये मतलब राइस है और ये मसूर की जो दाल होती है इसको ऐसा बनता है, वो मसूर जो है उसका पेड़ ऐसा होता है। ये भी उस टाइम पे हुआ था। तो इस टाइम पे हमने एग्रीकल्चर क्या क्या होता था एग्रीकल्चर में वो हमने देख लिया। वहाँ उसमें हमने देखा कि वुडन प्लग जो है उसको शेयर किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये प्लगिंग रिचुअल्स दिए हुए हैं। उस टाइम पे जो राइस है इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता था, व्हीट को नहीं किया जाता था। लेंटिल्स जो है वो उसका ज़्यादा यूज़ होता था। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे चलते इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। उनकी जो इकोनॉमी ना उसमें ना वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया है कि समंदर सी और सी वेज इनके बारे में काफ़ी लिखा गया है। दिस शोज दैट दिस सी बोन ट्रेड, मतलब इसको ऐसा बोला जाता है कि ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, समंदर और इसके बारे में, इनके ट्रेड वर्ड के बारे में। तो इनका बोलना है कि ये उस टाइम पे ना सी से मतलब समंदर से ज़्यादा ट्रेड होता था, उससे भी इकोनॉमी इनकी चलती थी। मनी लेंडरिंग वॉज फ्लोरिश बिजनेस, मतलब मनी लेंडरिंग पैसा देना ये भी एक बिजनेस था। लोगों को मतलब लोन देना, मनी लेंडरिंग जो होती ना साहूकार लोग टाइप के लोग करते हैं, वो भी उस टाइम पे ज़्यादा था। दिस द रेफरेंस टू द वर्ड श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन जो वर्ड है ये इंडिकेट देयर वाज द रिच ट्रेडर्स एंड प्रोबेबली दे वर ऑर्गेनाइज इन द गिल्ड्स। आर्यन जो लोग थे ना वो ना कॉइन्स को यूज़ नहीं करते थे। देखो, डिड नॉट यूज़ द कॉइन, वो ना स्पेसिफिक वेट ऑफ गोल्ड उसको यूज़ करते थे। और उनके ना रिनाउंड ट्रेड सेंटर्स होते थे, वहाँ पे सारा ट्रेड वगैरह चलता था। उसका नाम है सतमना, निष्का, कौसम्बी, हस्तिनापुर, काशी एवं विदेहा। यहाँ पे सारी चीज़ें होती थी, इसको याद रखो आप। ये बुलॉक कार्ट जो था वेर यूज टू कैरी द गोल्ड ऑन दी लैंड। तो बुलॉक कार्ट मतलब क्या, जो बैलगाड़ी है उसको यूज़ किया जाता था। फॉर फॉरेन ट्रेड बोट्स एंड शिप, उसके लिए बोट और शिप यूज़ किया जाता था। और सिल्वर के जो ना इंक ऑर्नामेंट्स ज़्यादा गहने ज़्यादा यूज़ में आ गए थे, उसका ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, मतलब यूज़ करना। देखो यहाँ पे ये जो है ना ये बैलगाड़ी, इसमें ज़्यादा गोल्ड वोल्ड लेके जाते थे वो लोग। और जो सी का ओशन को यूज़ करते थे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया कौन सा वाला, ये इकोनॉमी जो थी वो भी देख ली। अब वर्ना सिस्टम देखते हैं। वर्ना सिस्टम आपको पता होगा, इसको मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। देखो उस टाइम पे सोसाइटी ना 4 वर्णों में डिवाइड हो गई थी। इससे पहले जो था अर्ली वैदिक एज, इसमें सब सही था, इसमें सब इक्वल स्टेटस, सब इक्वल, मतलब किसी को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं, किसी को कम प्रिविलेज नहीं, सब लोग एक जैसे थे। पर बाद में क्या हुआ, ये जो लेटर वैदिक एज ना इसमें ना थोड़ा कांड हो गया। इसमें क्या हुआ, लोगों को ना डिवाइड कर दिया 4 वर्णों में। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय और उसको राजन ने भी बोलते थे, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। अब ये जो ब्राह्मण है ना इसमें ब्राह्मण कास्ट के जो लोग हैं वो आएंगे, उन्होंने सिर्फ लिखाई पढ़ाई करनी है, किताबें लेनी है, मंत्र मंत्र एक उच्चारण करना है, लोगों की शादी करवानी, समझ रहेगा शादी उसके बाद लोग कोई मर गया उधर ब्राह्मण आके मंत्र पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही जो है ना वो इसमें इस लेटर वैदिक एज में आई थी, जो ब्राह्मण सारी चीज़ें करेंगे। अब क्षत्रिय जो होती थी ना, क्षत्रिय जैसे अभी जाट, मराठा, पटेल, ये जो सारी, पटेल तो नहीं पता पर जाट, मराठा, उधर पंजाबी में वो सिख कौम, जैसे अभी ये कौम है ये क्षत्रिय कौम मानी जाती है शुरू में से। तो ये जो लोग थे ना ये लड़ाऊ कितने होते थे, मतलब इनको ना सिर्फ लड़ने का हक जो था इनको ही होता था, इन्हीं का ही आदमी राजा बनेगा, ऐसी सारी चीज़ें थी। और ब्राह्मण का काम सिर्फ मंत्र पढ़ना था, इनका काम ये था। वैश्य, वैश्य मतलब क्या, अभी के कास्ट में आपको बताता हूँ। जो सिंधी जो लोग होते हैं ना, जैसे कि वो क्या व्यापार करते, तो वैश्य मतलब क्या, जो ट्रेडर वेडर जो व्यापार करते हैं वो सारे लोग वैश्य होते थे उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें हुई थी। और शूद्र, शूद्र मतलब अभी जो SC ST लोग हैं ना उस टाइम पे वो शूद्र हुआ करते थे। ये लोग ना ट्रेडिंग करेंगे ना, ये राजा बन सकते हैं ना, ये लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं, ये सिर्फ जो मैनुअल स्कैवेंजिंग टाइप के जो काम है ना वही कर सकते थे। ये ऐसा लेटर वैदिक जो एज है इसके जो वर्ण सिस्टम इसके अकॉर्डिंग था, समझ रहे। ईच वर्ण हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म विच वेर इफेक्टिवली रिचुअली इन्फोर्स रिचुअली इसको इन्फोर्स किया जाता है। एवरी वाज असाइन टू वर्ण बाय बर्थ, हर एक को ना बाय बर्थ वर्ण असाइन किया जाता था, मतलब जो इसमें पैदा हुआ है। देखो यहाँ पे डायग्राम आपको एकदम सही से एक्सप्लेन करेगी। देखो ये ब्राह्मण है, इसका पंडित टाइप का शक्ल है, मतलब ये सारा पंडित वंडित करेगा। ये क्षत्रिय है, मतलब इसने सिर्फ लड़ा चंग चुंग करना है। ये वैश्य है, ये एकदम देखो व्यापारी टाइप है, एकदम ट्रेडर टाइप। और ये शूद्र है, ये एकदम बेचारा गरीब है, समझ गए आप। तो ये सिस्टम उस टाइम पे प्रिविलेंस में आई थी, वर्ण सिस्टम। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो क्या होते थे, प्रिस्ट होते थे। 16 क्लास ऑफ प्रिस्ट वेर, समझ रहे क्या, वो प्रिस्ट होते थे, वो सारी चीज़ें वही करते थे, परफॉर्मेंस सेक्रीफाइसेस और सारे यज्ञ वज्ञ वो करते थे। बाद में क्षत्रिय होते थे, इनका काम होता है लोगों को, ये किंग्स होते हैं, क्लास ऑफ रूरल्स एंड किंग्स, इनका काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना। वैश्य जो होते थे वो ट्रेडर, एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, ये सारे काम जो होते थे ये कौन करते थे, ये वैश्य लोग करते थे। उसके बाद जो शूद्र होते थे इनका काम क्या होता था, देखो यहाँ पे लिखा है, ये शूद्र जो है इनका वाज नॉट ग्रांटेड द सेम प्रिविलेज। बाकी को जो प्रिविलेज, ऊपर के 3 वालों को जो प्रिविलेज दिए जाते थे ये प्रिविलेज शूद्रों को नहीं दिए जाते थे, एंड इनका अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, समझ रहे। इनका स्टेटस वेटस सबसे कम होता था। बाद में देखो
पेट्रोर्ची, पेट्रोर्ची मतलब क्या कि डोमिनेंस किसका होगा घर में। पेट्रोर्ची मतलब क्या, ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पुरुष प्रधान हो, सबके सब चीज़ें ना पुरुष प्रधान हो, पुरुष के हक में ज़्यादा चीज़ें हो। तो वो भी वैसे होती थी उस टाइम पे। प्रॉपर्टी जो थी वो फादर टू सन जो है वो ट्रांसफ़र होती थी, मतलब बाप टपकने के बाद बेटे को सारी प्रॉपर्टी मिलती थी। वुमन जो थी उनको ना लोअर पोजीशन पे रखा गया था, और पीपल ना गोत्रों को प्रैक्टिस करते थे। देखो गोत्र मतलब क्या है, जो ब्राह्मण में होता है ना, वो जो गले में वो डालते हो, देखो उस टाइम पे गोत्र प्रैक्टिस होता था। और जो सेम गोत्र के लोग हो ना, अब मुझे इतनी टेक्निकल चीज़ें पता नहीं, कोई ब्राह्मण होगा तो वो बाद में कमेंट सेक्शन में बता दो गोत्र क्या होता है। गोत्र मतलब मुझे बस ये पता है कि जैसे मराठा में जैसे कास्ट है, उसके अंदर जो सब कास्ट होती है अंदर, कि जैसे मराठा के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अब मैं मराठा कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मराठा है, मराठा में भी 2-3 चीज़ें अलग होती है, जैसे कि जो पाटिल है, मराठा के अंदर भी पाटिल होती है। जैसे आपने देशमुख सुना होगा, तो देशमुख भी मराठा है कास्ट से, समझ गए। बट वो क्या है, वो देशमुख अलग, उनका जो अलग ही मतलब अलग ही चीज़ है उसकी। और बाकी जो दूसरे मराठी होते हैं वो पाटिल सुना होगा आपने, पाटिल, वो पाटिल होते हैं, पर देशमुख पाटिल नहीं। तो देशमुख और ये पाटिल, इनके बीच में शादी नहीं हो सकती, समझ गए आप। टेक्निकली अब तो हो रही है, समझ रहे कि वो बात अलग है, आप लोग करते हैं बट फिर उनको ना ये कर दिया, मतलब बाइकआउट किया जाता है, वो बात भी सही है। बट इन दोनों में टेक्निकली शादी नहीं हो सकती थी, हो सकती नहीं थी, अभी भी नहीं हो सकती टेक्निकली, क्योंकि ये पाटिल है और ये पाटिल नहीं, दोनों मराठा है, वैसी चीज़ें। वैसे गोत्र ब्राह्मण में क्या होता है, सब मतलब जो होती है, जैसे दोनों ब्राह्मण है उसके बाद वो कुछ तो होता है उनका अलग से, उसके अंदर उनका ये गोत्र है, इसका ये गोत्र है, तो जिसका दोनों भी ब्राह्मण है पर जिसका सेम गोत्र है ना, उनके बीच में शादी नहीं होगी, समझ गए। ये इनका बोलने का, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, थोड़ा इनकरेक्ट था वो, पर आप समझ सकते हो मेरा एसेंस क्या था बोलने का। उसके बाद आगे देखते हैं, ये देखो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के ना 4 स्टेजेस इस वैदिक टेक्स्ट में ना मतलब बोली गई है। क्या, एक तो ये ब्राह्मणचारी, दूसरा है गृहस्था, तीसरा है वानप्रस्था, और चौथा क्या है, समयसा। मतलब देखो यहाँ पे ब्रह्मचारी मतलब क्या, स्टूडेंट। ब्रह्मचारी मतलब ऐसा आदमी जिसने कभी वर्जिनिटी लूज नहीं की हो, सेक्स नहीं किया हो, उसको बोलते ब्रह्मचारी। तो स्टूडेंट लाइफ होती है हर एक आदमी, हर एक के जीवन के ने 4 स्टेजेस बताएगी उसके जीवन में। तो पहली चीज़ तो ये ब्रह्मचारी। उसके बाद क्या, गृहस्थ मतलब क्या, हाउस होल्डर, बाद में वो शादी करता है, उसको बच्चे हो जाते हैं, वो वाला। उसके बाद क्या है, वानप्रस्थ मतलब क्या, वो बुढ़ापा जो है ना वो आता है, बुढ़ापे की घंटी बजने लगती है, रिटायरमेंट जो है वो आने लगती है। और उसके बाद क्या है, ये जो है समस्या मतलब ऊपर निकल लेना, कंप्लीट रिटायरमेंट। ये 4 स्टेजेस है का लाइफ की, ये वर्ना सिस्टम में इसको भी डिस्कस किया गया है। तो आगे देखते हैं। इस तरह से देखो हमने ये यहाँ पे जो थी 3 चीज़ें देख ली, एग्रीकल्चर क्या था वो देख लिया, इकोनॉमी देख ली, और वर्ना सिस्टम भी हमने ये देख ली। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, किस टाइम में, जो लेटर वैदिक पे एज है उसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, देश कैसे चलता था। देखो एक बार ना हम अर्ली वैदिक पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप था वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अर्ली वैदिक जो पीरियड था ना, उसमें क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो ना ट्राइब्स में गैदर से रादर देन द किंगडम, मतलब उस टाइम पे किंगडम नहीं था, राज्य नहीं था बड़ा, क्या था, होता था ट्राइब्स होते थे सारे के सारे। हमने ये इसको प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो चीफ ऑफ जो ट्राइब्स था उसको राजम बोला जाता था, मतलब जो चीफ्स था वो ट्राइब्स का सारा एक जो चीफ होता था उसको राजम बोला जाता था। और ऑटोनॉमी ऑफ राजर वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय ट्राइबल काउंसिल कॉल्ड सभा एंड समिति। अब ये सभा और समिति क्या होता है, इसको एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, जो उस टाइम पे देखो जब आर्यंस यहाँ पे आए थे वो तो कैसे आए थे, वो सारे एक ही चीज़ में आए थे, वो ट्राइब्स में, मतलब वो तबके होते थे अलग अलग। जो शुरू में जो आए थे वो अर्ली वैदिक पीरियड में आए थे और लेटर वैदिक पीरियड में आए थे। तो अब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, ये सारे के सारे क्या होते थे, तबका होता था ना, तो ट्राइब होते थे सारे के सारे। अब उसमें ना सभा और समिति दोनों मिला के एक ट्राइबल काउंसिल होती थी, और वो ट्राइबल काउंसिल चुनती थी राजा कौन होगा, समझ गए आप। तो सभा एक होगा, एक समिति होगी, ये दोनों मिला के एक ट्राइबल काउंसिल होगी, और वो ट्राइबल काउंसिल जो है वो इस राजा को चुनेगी। अब सभा और समिति, तो ये पहले सभा देखते हैं उसके बाद समिति देखते हैं। सभा जो था ना, सभा में क्या होता था, मीटिंग ऑफ ग्रेट मैन इन द ट्राइब्स, जो बड़े बड़े जो पुराने टाइप के लोग होंगे ट्राइब में, इनकी एक मीटिंग मतलब होती थी, मतलब एक लोग होते थे, इनकी जब गैदरिंग होती थी इसको सभा बोलते थे। और समिति में थी मतलब क्या, मीटिंग ऑफ दी ऑल फ्री ट्राइब्समैन, बाकी सारे जो गरीब जनता है ये, तो इन जो सारी गरीब जनता है इनको बोलता था समिति, और जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं उनको बोला जाता था सभा, मतलब ट्राइब के अंदर। और ये दोनों मिला के जो होता था उसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ट्राइबल काउंसिल। तो ट्राइबल काउंसिल जो थी वो राजा को चुनती थी। और ऑटोनॉमी ऑफ राजा, तो राजा की जो ऑटोनॉमी वो इससे रिस्ट्रिक्टेड होती थी ट्राइबल काउंसिल से। ट्राइबल काउंसिल जैसा बोलेगी वैसे चलता था, समझिए ना। मतलब अर्ली वैदिक एज में सभा समिति होती थी, उनकी एक ट्राइबल काउंसिल होती थी, वो चुनती थी राजन कौन होगा, राजा कौन होगा। राजा जो होता था वो चीफ ऑफ जो ट्राइब से वो होता था, और उस टाइम पे वो किंगडम नहीं होते थे, मतलब बड़े बड़े राज्य नहीं होते थे, बस ट्राइब्स ही होते थे। और राजन जो है कुड नॉट एसेट टू थ्रोन विदाउट अप्रूवल, मतलब राजा डायरेक्ट कोई भी राजा नहीं बन सकता था विदाउट ये जो अप्रूवल इसका ट्राइबल काउंसिल का, इसके बिना कोई भी राजा नहीं बन सकता था। अब ये समझ गए, पहले ऐसा पूरा ये था चित्र। अब बाद में क्या हुआ था, देखो अब बाद में क्या होता, और उसमें भी एक चीज़ होती थी कि जो ट्राइब से उसको
हेरिडेटरी चीफ्स नहीं, वो डायरेक्ट इस ट्राइबल काउंसिल से भी उनको गवर्न किया जाता था, समझ रहे। और जो राजा होता था, बाद में क्या हुआ था, जो राजा जो होता था वो क्या था, रूडिमेंटरी कोर्ट विच वॉज अटेंडेड बाई दी, मतलब राजा के पास एक कोर्ट होता था, उसमें ना सभासद होते थे एंड ग्रामणी होती थी। सभासद को क्या कोर्टियर्स बोलते थे और चीफ ऑफ स्टेट्स को बोलते थे ग्रामणी, ये लोग होते थे। और राजा की सारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, वो होती थी प्रोटेक्ट द ट्राइब, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस टाइम पे। अब बाद में क्या हुआ, देखो बाद में ये हुआ था, सेवरल जो फंक्शनलिटीज ऐड होगी, मतलब ये अर्ली वैदिक एज में था ना। अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना, एक तो सभा होती थी जिसमें वीआईपी लोग, समिति में आम आदमी, समिति सभा मिला के दोनों मिला के क्या होगा, एक ट्राइबल काउंसिल होगी। ट्राइबल काउंसिल चुनेंगे, राजा कौन होगा, सारा वही करेंगे, राजा के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं, ट्राइबल काउंसिल के ज़्यादा मतलब राजा ने ज़्यादा उंगली नहीं करना है, ज़्यादा नाटक नहीं करना है। बट बाद में क्या हुआ, जो और उस टाइम पे किंगडम नहीं होता था, मतलब राज्य नहीं होता था बड़ा बड़ा, सारा ट्राइब्स ही होता था। बट बाद में क्या हुआ, जैसे अर्ली लेटर वैदिक एज आए, उसमें क्या हुआ, सेवरल फंक्शनलिटीज और फंक्शंस ऐड किए गए उस चीज़ों में। एक पुरोहित ऐड किया गया, एक सेनानी ऐड किया गया, एक दूतावास ऐड किया गया, और एक ये क्या है, स्पाश ऐड किया गया। अब ये जो पुरोहित था, इसका क्या काम है यहाँ, मतलब चापलिन, ये चैपलिन ऐड कर दिया। ये आर्मी चीफ था, कौन सेनानी। ये दूतावास मतलब क्या, एनवाई जो होते हैं ना, आईपीएस, अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब जो जैसे कि दूतावास मतलब क्या, किसी राज्य के साथ हमने वार लड़ना है तो उसको जो इन्फॉर्मेशन देनी, भैया हम आपके साथ लड़ने वाले, संधि कर लो, ये सारी चीज़ें ये भेजने के लिए एक आदमी होता है, उसको दूतावास बोलते थे। और स्पाइस मतलब जेम्स बॉन्ड, ये भी उस टाइम पे ऐड किए गए थे बाद में, समझ गए आप। और पुरोहिता जो था, पुरोहिता का काम था सेरेमनीज, स्पेल्स और सक्सेस इन वार एंड प्रोस्पेरिटी इन पीस। मतलब पुरोहिता का काम था ये सारे मंत्र यज्ञ वज्ञ करना। जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा, वो बड़ा सा वो बैल काटते, समझ रहे। तो बड़े बड़े जो वार होते थे वो सारे, उससे पहले ना जो वार के टाइम पे सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करना, मतलब किसी को बकरे की बलि चढ़ानी या अच्छा दूसरा कोई यज्ञ करना है प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के लिए राज्य में, ये था। और राजन वेर सीन एज द क्या, कस्टडियन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोटेक्टर ऑफ राज्य। तो राज्य का सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना और राज्य को प्रोटेक्ट करना, ये काम किसकी थी, कस्टडियन कौन था इसका, ये था राजन जो था, ये इसके कंधे पे सारा भार होता था, समझ गए। ये हमने यहाँ तक तो देख लिया। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। उस टाइम पे ना रिचुअल्स बहुत आ गए थे। अब क्या हुआ था, अब तक तो किंगडम नहीं थे, अभी किंगडम बनने लगे थे। और हेरिडिटरी किंगशिप, मतलब इससे पहले क्या था, ट्राइबल काउंसिल चुनते थे सारा, अब वैसा नहीं होता, अब चित्र चेंज हो गया था। अब ना हेरिडिटरी किंगशिप मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा हो गया था। राजा का मर गया, उसका बेटा राजा बनेगा। और ये चीज़ इमर्ज हो गई थी। और ना कॉम्पिटिशन्स जो मतलब उस टाइम पे इमर्ज हुए थे, जैसे कि ये चैरिट रेस जो होती है, रथ की यात्रा, कैटल रेड्स, गेम्स ऑफ डाइस, ये सारे और विच प्रीवियसली डिसाइडेड हु वाज वर्थी टू बिकम किंग एंड बिकम द नॉमिनल। मतलब ये चीज़ें ना डिसाइड करती थी, समझ रहे क्या, कि राजा कौन बनेगा। मतलब पहले जो था ना ऐसी चीज़ें, ये नहीं। अभी जो मतलब जो सुपीरियर है मेरिट के बेस पे, वो जो था वो राजा बनेगा। और ये मतलब कंपटीशन होता था, कंपटीशन के वजह से बोला जाता था कि कौन नॉमिनल है, कौन राजा बनने के लायक है। उसके बाद रिचुअल्स इन दिस एरा एक्साल्टेड द स्टेटस ऑफ द किंग ओवर द पीपल। तो रिचुअल्स दे वो बताते थे कि जो राजा है उसका पीपल के ऊपर क्या कंट्रोल है, क्या है, वो बताते थे। और उस टाइम पे एक चीज़ का रेफरेंस हुआ था, वो था रेफरेंस किया जाता था एक चीज़ को, वो था सम्राट। मतलब जो राजा है उसको सुप्रीम रूलर बोला जाता था, उसको सम्राट बोला जाता था, समझ गए। राजास इंक्रीजिंग पावर इनेबल टू गेन दी ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज थे राज्य में, तो राजा का जितना पावर है लोगों पे, वो उसको अलाउड करता था कि वो रिसोर्सेज को वो यूज़ कर सकते हैं। ये बात कब की चल रही है पता है क्या आपको, ये बात चल रही है 1000 BC, 1000 से लेकर 600 BC तक। BC मतलब कौन सा, अभी जो है 2020, 2015, 1900, 1500, 1600, 1500, 1400, 1200, 1000, 500, 100, 0, उससे इधर 1000, मतलब अभी 3000 साल पुरानी हम बात कर रही। ये जो राजा चल रहे हैं, खेल रहे हैं हम ये वाले, उस टाइम पे काफ़ी राज्य थे, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो ये जो सारे राज्य थे यहाँ पे लिखा है, कौन सा था, किंगडम। अभी हमने देखा ना कि अर्ली वैदिक पीरियड में ये क्या था, ट्राइब्स थे, राज्य नहीं थे, किंगडम नहीं थे। बाद में किंगडम बन गए थे। और ये जो शुरू में जो ट्राइबल मतलब डेमोक्रेसी थी ना, वो चुनते थे, लोग चुनते थे, सभा समिति, वो खत्म हो गई थी। अब कॉम्पिटिशन से राजा बना जाता था। और राजा जो है मतलब हेरिडिटरी होता था, जो राजा का बेटा ही राजा बनता था। मतलब एक बार ऐसी भी चीज़ें होती थी, कॉम्पिटिशन भी होता था। तो ये किंगडम्स थे, गंधार, केकैया, उत्तर मद्रा, ईस्टर्न मद्रा, साउथ मद्रा, कुशीनगर, पंचल, काशी मॉडर्न और कौशल, ये सारे चीज़ें काशी में, जैसे कि अभी का वाराणसी, समझ गए। और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखा है, उत्तर मद्रा मतलब कश्मीर नियर कंगा, मतलब ये जो ईस्ट मद्रा है, साउथ मद्रा मतलब नियर अमृतसर अभी फिलहाल। ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार पढ़ लो। ये रावलपिंडी जो है वेस्ट पंजाब में, वो मतलब गांधार, ये उस टाइम पे जो नाम थे। और अभी का नाम क्या है वो, ये अभी दिया है यहाँ पे, अभी का लोकेशन। तो समझ गए आप, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। ये किंगडम में चेंज हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ था अभी, मतलब
जो आर्यंस आए थे यहाँ पे वो ट्राइब्स थे 1500 साल पहले जो आर्यन आए थे वो ट्राइब्स थे 600 1000 तक आते आते वो ट्राइब खेलते रहे। बाद में क्या हुआ, आयरन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद वेपन्स बनने लगे, फिर झगड़े होने लगे, फिर राज्य बनने लगे, और बाद में 620 से आते आते फिर राज्य बनने लगे और बड़ा एक राज्य बना था। वो हमें नेक्स्ट लेक्चर से मतलब बाद में देखना है हमें कि बड़ा राज्य कैसे बना था और क्या हुआ था वो। यहाँ तक क्लियर है सबको? उस टाइम पे जो कंपटीशन होता था ना, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। कंपटीशन मतलब जो देखा ना, आपको इसको याद कैसे रखना है। देखो आपने ये देखा होगा उस टाइम पे ना रेस वगैरह होती थी और रेस के हिसाब से बताया जाता था राजा कौन है, समझ गए? तो आपको ये जो घोड़ा वाला जो है ना रेस, इससे आप याद रख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये अगर लेटर वैदिक एज नहीं होता, ये आर्यंस नहीं होते ना, तो ना इस मूवी में ये सीन लाया जाता। समझ गए आप? चलो आगे देखते हैं। उस टाइम पे टैक्स नहीं लिया जाता था। देखो वॉलंटरी गिफ्ट ऑफरिंग बिकम द कंपलसरी ट्रिब्यूट, मतलब वॉलंटरी जो है खुद होके पैसा देना, ये एक ग्रेट कंपलसरी ट्रिब्यूट बन गया था। मतलब खुद ये कंपलसरी था कि खुद ने खुद जाके टैक्स देना है, मतलब डायरेक्ट ऐसा ऑर्गेनाइज टैक्स नहीं था, नो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टैक्सेशन नहीं था। उसको बाली बोला जाता था। बाली मतलब क्वेश्चन आता है बाली किससे रिलेटेड है, तो बाली जो है ना वो लेटर वैदिक एज में जो टैक्स दिया जाता था, मतलब वॉलंटरी ट्रिब्यूट किया जाता था, वॉलंटरी पैसे दिए जाते थे कंपलसरी, ये इसको बोला जाता है टैक्स। मतलब वो था लेटर वैदिक एज से रिलेटेड था बाली। उसके बाद द एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज डिफरेंट किंग्स काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वर इमर्ज। तो मतलब जैसे लेटर वैदिक एज खत्म हुआ ना, कब से 1000 से लेकर 600 तक, ये जैसे खत्म हुआ ना, अभी हमने ये यहाँ तक आने वाले। इसके बाद फिर आपने मगध वगैरह सुना होगा, या अशोका वगैरह। तो ये कौन थे अशोका? ये लोग यही थे, आर्यंस लोग ही थे। बाद में जाके उनका राज्य बना था। तो उस टाइम पे 3 टाइप के राज्य इमर्ज हुए थे जब लेटर वैदिक एज खत्म हुआ था। एक था मोनार्चिकल स्टेट जहाँ राजा होता था, राज्य वो करता था। दूसरा था ओलिगार्चिक स्टेट जहाँ पे गना मतलब संघ वो राज्य करते थे। और तीसरा था ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज़, मतलब यहाँ पे ट्राइब का ही खेड होता था और वो उनका जो ट्राइब का अलग अलग राज चलाता था। यही चीज़ें थी। अब देखो अभी हमने अब तक जितना भी देखा ना, इसको एक बार ना कंक्लूड करते। देखो इतने पॉइंट्स हैं, मैंने उसमें 15 पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। 15 नहीं ज़्यादा है, 20 पॉइंट्स हैं। ये अगर आप देख लोगे तो पूरा आपको समझ जाएगा। मैं इसको पढ़ता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, किंग डिड नॉट मेंटेन द स्टैंडिंग आर्मी एंड ट्राइब्स वेर कॉल्ड अपॉन फॉर द टाइम ऑफ नीड। मतलब किंग जो है राजा, उस टाइम वो एक ट्राइब जो खुद स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखता था। और जब स्टैंडिंग आर्मी मतलब क्या, ऐसे लोग नहीं उनको चुनता था जैसे आर्मी के लिए उनको, और पेमेंट नहीं देता था। जब जरूरत पड़े तो ट्राइबल को बोला जाता था वार लड़ने के लिए। किंग हैड एट विथ हिज पीपल बिफोर वार। किंग क्या करता था, राजा जो है वो वार लड़ने से पहले अपने लोगों के साथ बैठ के खाना खाता था। वार्नर सिस्टम बिकम फंक्शनल इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में वार्नर सिस्टम ज़्यादा ही फंक्शनल हो गई थी। टॉप 3 वर्ना वेर इंटाइटल्ड टू थ्रेड सेरेमनी बट नॉट शूद्र। जो ऊपर वाले जो 3 थे, कौन सा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोग को ना काफ़ी मतलब प्रिविलेज थे। इन लोग को ना सेरेमनी वेरेमनी करने का मतलब अलाउड था, शूद्रों को नहीं था। बाद में एडवेंट ऑफ पैट्रियार्चिकल सोसाइटी, पैट्रियार्चिकल जो सोसाइटी थी, इससे पहले जो था मेन वुमन, हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में वुमन को और मेन को इक्वल स्टेटस था, वुमन को काफ़ी हक थे। पर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वुमन के जो हक है फ्रीडम उसको काट दिया गया और पैट्रियार्चिकल सोसाइटी हो गई, पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वुमन थ्रू टू बी इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन। वुमन को जो थॉट टू बी वुमन को ऐसे सोचा गया कि ये इन्फीरियर है और इसको सबऑर्डिनेट मतलब मेन का सबऑर्डिनेट है, मेन का मतलब उसको टेक केयर करने के लिए ही वुमन का यूज़ होने लगा। इंट्रोड्यूशन ऑफ गोत्रा अपेयर्ड, गोत्रा सिस्टम चालू हो गया, आपको मैंने बताया था। और गोत्रा एक्सोमेनी वाज प्रैक्टिस। एक्सोमेनी मतलब क्या कि सेम गोत्रा वाले जो लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते, वो डिफरेंट गोत्रा होने चाहिए। उसके बाद क्या था, चतुर्वर्षनम सिस्टम, ये जो चीज़ थी हमने देखी थी, ये भी आ गई थी। उसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ये क्या वनप्रस्थ एंड संन्यास, ये सारी चीज़ें उसमें देखी थी हमने। ये लेटर वैदिक पीरियड में आया था, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद क्या है ना, न्यू गॉड्स, नए गॉड्स को ना डिफरेंट हुए थे, सॉरी इमर्ज हुए थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या, डिफरेंट वर्ण सिस्टम है, डिफरेंट गॉड हर एक को साथ ना, जैसे वो जो नवी समाज है उसके लिए सेना महाराज, मतलब उस टाइम पे अलग अलग जो जैसे अभी के फिलहाल है ना अलग अलग जो है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में होता है अलग अलग नवी समाज है, उनके लिए सेना महाराज, जो बाकी मराठा मतलब जो बाकी सूर्य है उनके लिए तुकाराम महाराज। हर एक को अलग अलग, देखो हर एक जो कास्ट का आदमी है ना उनका अलग 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 टाइप के जो लोग हैं ना, जैसे माली समाज है उनका भी कोई एक है, ऐसे अलग अलग टाइप के जो कास्ट है ना उनको अलग अलग उनके महाराज है। तो ये जो चीज़ है ना ये तब से आई थी, समझ गए? ये जो लोग अभी मैंने नाम लिया ना ये तो अभी के मिडिवल इंडिया के, मतलब ये 400-500 साल पहले ये लोग सच में मतलब उस टाइम के। पर ये टाइप उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। अर्ली वैदिक एज में सब इक्वल था, कोई नहीं था ऐसा हर एक कास्ट वास्ट का। तो ये तो बाद में ये वो थी। साइन ऑफ ये क्या है, आइडोल्ट्री इमर्ज, ये आइडोल्ट्री भी इमर्ज हो गया था। प्रेयर बिकम द लेस इंपॉर्टेंट एंड एनिमल सैक्रिफाइस वर मोर इंपॉर्टेंट। प्रेयर जो है भगवान को, इससे पहले जो था अर्ली वैदिक एज में इसमें भगवान को ज़्यादा पूजा वजा की जाती थी। आपके इसमें पूजा वजा बंद हो गया और जो एनिमल सैक्रिफाइस है, ये एनिमल की कत्ल, ये समझ रहे क्या, ये सब लोग सब कत्ल खाना ज़्यादा चालू हो गया था, मतलब ज़्यादा कत्ल होने लगी थी लोगों को, एनिमल का सैक्रिफाइसेस उसको मार दिया जाता था। ग्रैंड ऑफ लैड एज ए सैक्रिफाइस फी इज़ नॉट वेल एस्टेब्लिश बट
पोर्शन ऑफ टेरिटरी वेयर सम टाइम्स गिवन टू द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। मतलब जो सेरेमनी होती, सैक्रिफाइस होता था, तो ग्रैंड ऑफ लैंड जो है उसको मतलब लैंड का जो है लैंड नहीं देते थे इस सेरेमनी। जब कोई ब्राह्मण है वो आया सैक्रिफाइजेस, मतलब सैक्रिफाइजेस मीन्स क्या, कोई हम सेरेमनी कर रहे हैं, सैक्रिफाइस होता है, जैसे एनिमल को मारना वो सैक्रिफाइस होता था, पूजा करना उसको भी सैक्रिफाइस कैटेगरी में डाला जाता था। तो किसी ब्राह्मण को बुलाया यज्ञ वज्ञ करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, तो उसको ना ज़मीन मतलब ज़मीन जो है वो एज अ फी नहीं दी जाती थी, पर मतलब एक कभी कभी दिया जाता था, ऐसे एक टेरिटरी जो लैंड का कोई टुकड़ा वो उनको दिया जाता था। अराउंड 600 BC, 600 BC में क्या हुआ था, विदेहा पंचाला, ये क्या होते हैं, ये जो दो राज्य थे इसमें ना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू प्रिस्ट डोमिनेशन। तो प्रिस्ट जो ब्राह्मण है इनके खिलाफ ना काफ़ी डोमिनेशन, इनके डोमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठी थी। कब, 600 BC में। उसके बाद आगे क्या हुआ था, आगे देखते हैं। उपनिषद कंपाइल्ड अराउंड द सेम टाइम, जो उपनिषद थे उस वो भी इसी टाइम पे कंपाइल हुए थे, लेटर वैदिक पीरियड में। दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड स्ट्रेस ऑन राइट बिलीफ नॉलेज। ये जो रिचुअल्स है इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था उपनिषद ने, और बिलीफ और नॉलेज इस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था। ब्रह्मा एमर्ज एज ए सुप्रीम गॉड, जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा, इसको सुप्रीम गॉड बोला गया था। एम्फासिस ऑन चेंजलेसनेस, इंस्ट्रक्टेबिलिटी, इमोरलिटी ऑफ आत्मा सर्व द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी टू सुपीरियर अथॉरिटी। ये भी चीज़ इस टाइम पे हुई थी। डिस्पाइट सपोर्ट फ्रॉम क्या है, ब्राह्मणीज क्षत्रिय कुड नॉट एस्टेब्लिश स्टेट ड्यू टू द लैक ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड प्रोफेशनल आर्मी। मतलब देखो, सपोर्ट होने के बावजूद जब ब्राह्मण से और क्षत्रिय काफ़ी उनमें से जो लोग हैं ना, वो उन्होंने अपनी जो खुद का जो है वो आर्मी और टैक्स न लेने के कारण ये अपना राज्य एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। पोर एग्रीकल्चर डिड नॉट लीव इनफ स्कोप फॉर सफिशिएंट टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स। मतलब जो एग्रीकल्चर जो था वो पुअर था, इसकी वजह से ना ये इन लोगों के लिए ऑप्शन नहीं रहा, मतलब अच्छा खासा टैक्स और ट्रिब्यूट्स आने के लिए ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत पुअर था और वही से पैसा आता था। इस तरीके से हमने जो ये लेटर वैदिक इकोनॉमिकल सोशल लाइफ थी, इसके पहले 4 टाइप देख लिए। अभी यज्ञ बाकी और रिचुअल वो देखना है। उस टाइम पे ना 4 टाइप के यज्ञ होते थे। सबसे पहला था राजस्व यज्ञ, दूसरा था अश्वमेध यज्ञ, तीसरा था वापैया और चौथा था सनहिरिरी। तो ये एक एक को हम एक बार देख लेते। तो सबसे पहले जो था यहाँ पे देखो, वो था राजसूय। राजसूय जो था ना वो था कन्फरेंट द सुप्रीम पावर, कोरोनेशन ऑफ किंग। मतलब जो राज्य अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक का जो यज्ञ होता था उसको बोले जाते थे राजसूय युग। समझ गए? मतलब ये 4 टाइप के यज्ञ होते थे। जब से शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जब कोरोनेशन हुआ था तो वो इसी यज्ञ के सायर हुआ था। कौन सा? राजसूय यज्ञ। राजसूय मतलब किसी आदमी को राजा बना देना। तो कोरोनेशन ऑफ किंग जो होता था वो होता था राजसूय यज्ञ होता था, ये राजसूय यज्ञ में आता था। दूसरा था क्या? दूसरा था अश्वमेधा। अश्वमेधा जो यज्ञ होता था ना, इसमें ऐसा दिया जाता था, एक घोड़े को छोड़ा जाता था। देखो, क्वेश्चन कंट्रोल इन एरिया वेयर रॉयल हॉर्स रन अनइंटरप्टेड। मतलब एक घोड़े को छोड़ा जाता था, राजा बोलता था एक घोड़े को तू जा जहाँ तक दौड़ना था वहाँ तक जा। जो घोड़ा दौड़ता था और वो जहाँ तक जाता था, जहाँ पहुँचता था ना, वहाँ तक की टेरिटरी राजा की। और जैसे अभी मेरे खेत से घोड़ा गया है तो वो टेरिटरी में राजा की हो गई। बट अगर मैं बोलूँगा, कुछ आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे दबाया जाता था, मुझे टपका दिया जाता था। तो ये जो रिचुअल्स होता था उसको बोलते हैं अश्वमेधा। तो ये एक्चुअली ये घोड़ा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। जो घोड़ा होता है अश्वमेधा, तो ये भी उस टाइम पे रिचुअल होता था। तीसरा था जो रिचुअल था उसका नाम था वायपेय। जो वायपेय होता था इसमें ना घोड़ी की रेस लगाई जाती थी। देखो ये क्या है, चारोट रेस बिटवीन द रॉयल चारोट्स एंड किंग्समैन। तो ये जो है अलग अलग राज्य के राजा, उनमें घोड़े की रेस लगाई जाती थी, इसको बोलते हैं वायपेय यज्ञ। तो ये भी उस टाइम पे था 4 यज्ञों में। देखो घोड़े की रेस होती थी। और 4 नंबर का जो था उसको साहरी हिरतरी ये बोला जाता है। ये जो था, ये जो मतलब जो टैक्स वगैरह कलेक्ट किए जाते थे, ऑफिसर कलेक्टिंग टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स, इस टाइप पे ये मतलब यज्ञ करके उनको यज्ञ दिया जाए। मतलब जो जैसे हम शपथ लेते हैं ना, हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह है ये शपथ लेते हैं, तो जैसे कोई आदमी कोई ऑफिसर है उसको कल टैक्स मतलब कोई टैक्स इकट्ठा करना था, ट्रिब्यूट इकट्ठा करने थे उस टाइम पे, तो उसको ये शपथ दिला जाती थी ये यज्ञ करके। तो ऐसे हमने देखे 4 टाइप के यज्ञ उस टाइम पे होते थे। इस पे क्वेश्चन आता है, ये जो राजसूय यज्ञ ना, इस पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो इसको भी आप याद रखो। इस तरह से हमने 5 पॉइंट देख ले। अब रिचुअल्स एंड ये देख ले फिलोसॉफी। सैक्रिफाइसेस बिकम मोर इंपॉर्टेंट। सैक्रिफाइस जो है ना वो मोर इंपॉर्टेंट हुआ था दैन प्रेयर्स उस टाइम पे, ये हमने देखा था। दे अज्यूम बोथ पब्लिक एंड डोमेस्टिक कैरेक्टर, ये दोनों का कैरेक्टर असाइन करते थे। व्हाइल पीपल परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस विद इन द फैमिली, पब्लिक सैक्रिफाइसेस इंक्लूड किंग एंड कम्युनिटी। 2 टाइप के होते थे। देखो, एक तो प्राइवेट मतलब हमारा फैमिली वाला सैक्रिफाइस होता था, और एक पब्लिक सैक्रिफाइस। पब्लिक मतलब कैसा? फैमिली मतलब हमारे घर में कोई सुख शांति के लिए कोई यज्ञ किया। सैक्रिफाइस मतलब आदमी को मारना नहीं हर बार। सैक्रिफाइसेस मतलब क्या है? यज्ञ को भी सैक्रिफाइस ही बोलते हैं, यज्ञ करते हैं ना हम, उसको भी सैक्रिफाइस बोलते हैं। पर उस टाइम पे
जो सेक्रीफाइस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, प्रेयर्स कम इंपॉर्टेंट हुई थी। प्रेयर मतलब पहले क्या था, सिर्फ भगवान को पूजा करते थे, बाद में ओम भट्ट स्वाहा मतलब पूरा यज्ञ वज्ञ करके ये चीज़ की जाती थी। दो टाइम के होते थे सेक्रीफाइसेस, एक फैमिली सुख शांति के लिए और दूसरा जो होता था वो पब्लिक मतलब किंग्स कम्युनिटी उसके लिए, जो राजा अपने राज्य के लिए हवन वगैरह करता था, यज्ञ हवन बनी समझेगा, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पे, तो रिचुअल वगैरह ये चीज़ें चलती थी। और क्या है देखो, ये क्या है, डेली यज्ञ वेर वेरी सिंपल एंड वेर परफॉर्म बाय फैमिली मेम्बर्स देमसेल्फ। डेली यज्ञ करते थे लोग फैमिली मेम्बर्स के लिए। बिसाइड देर वेर डेली यज्ञ दे वेर परफॉर्म स्पेशल यज्ञ और फेस्टिवल डे। डेली यज्ञ तो होते थे फैमिली मेम्बर में, पर स्पेशल फेस्टिवल के टाइम पे स्पेशल यज्ञ होते थे। समटाइम एनिमल वेर सैक्रिफाइस ऑन दिस ओकेजन, तो कभी कभी एनिमल को भी टपकाया जाता था इस ओकेजन पे। एक बार ना वापस फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, हम ना प्री हिस्टोरिक एज देख रहे थे। प्री हिस्टोरिक एज ना 2 मिलियन मतलब कितना 20 लाख से लेके कितना है वो 200 BC तक है। इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो पहला पार्ट था वो था पैलेलिथिक पीरियड, दूसरा था मेसोलिथिक, तीसरा था नियोलिथिक, चौथा था कैलकोलिथिक। अभी कैलकोलिथिक जो था ना, इसको हमने ख़त्म किया था कहाँ पे 1500 BC तक। और लास्ट में जो था ना वो था आयन एज। आयन एज जो था ये लास्ट पीरियड था प्री हिस्टोरिक एज का, मतलब हमने 200 BC तक देखना है, उसके बाद हम जीरो, उसके बाद AD, उसके बाद मिडिवल मॉडर्न में आने वाले हैं। तो एशियन में हमने प्री हिस्टोरिक एज 2 मिलियन 2 लाख मतलब 20 लाख से लेकर 200 तक देखना था। तो हमने इसमें ना काफ़ी चीज़ याद, 1500 तक आ गए थे हम, कहाँ से 20 लाख से, तो 1500 से लेकर 200 BC आयन एज में था। अब इसमें हमने वापस वैदिक एज को देख लिया। आयन एज में जो वैदिक एज था इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक एज अथवा लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज जो था ना वो 1500 से लेकर 1000 BC तक था। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। और आज के लेक्चर में हमने 1000 से लेकर 600 तक जो था ना इसको हमने देख लिया कि उस टाइम पे लोग कैसे थे, सोशल लाइफ कैसे थी, क्या थी। और इस तरह से ये जो ख़त्म किया ना, इस तरह से हमने हमारा जो लेटर वैदिक एज है इसको भी ख़त्म कर लिया। अब लेटर वैदिक एज ने ना काफ़ी बाकी चीज़ें जिसको हमें देखना है, बाकी दूसरी जो चीज़ें ना, जैसे कि देखो आपको बताता हूँ, ये हमने अभी तक देखी नहीं है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें, इसके लिए हमने अलग लेक्चर रखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने देखो ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ है इसको देख ली लेटर वैदिक एज की, यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये चीज़ें देखनी कि जो है ना लिस्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, ये वैदिक गॉड्स वगैरह कौन से थे और समरी ऑफ वैदिक एज, इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। फिलहाल हमारा जो 1000 से लेके 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेके 600 ये अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ये दोनों चीज़ें ना इसको हमने ख़त्म कर लिया। यही चीज़ आपको वापस फ्लो में लाने के लिए बताई मैं अभी, समझ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा जो ये था, ये चल रहा था मतलब कौन सा वाला एशियन के अंदर, एक बार इधर आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारा जो एशियन इंडिया है, सॉरी एशियन हिस्ट्री, उसमें हमने कौन सा प्री हिस्टोरिक और यहाँ तक देखा था, प्री हिस्टोरिक देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था, और वैदिक एज अभी चल रहा था हमारा। उसमें हमने लेटर अर्ली को देख लिया था, लेटर को आज देख लिया, और बाकी वो पार्ट कल देखते। उसको ये खत्म होने के बाद हम बुद्धिज्म जैनिज्म देखेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न एज, उसके बाद अशोका पेशोका, वो सारी चीज़ें ऐसा करते करते फिर हम मिडिवल में जाएंगे, फिर समझ रहे अलाउद्दीन खिलजी बिलजी अकबर, ऐसा करते करते फिर गांधी पे आएंगे। फ्लो समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना हम जो बची हुई चीज़ें ना वो देखेंगे, ये जो ऋग्वेदा वगैरह जो है ना वो चीज़ें देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे जो घंटी है उसको दबाइए, और वीडियो जो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।